दोस्तों, भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने वालों में जिन महान सेनानियों और क्रांतिकारियों का नाम सबसे पहले आता है, उनमें नंबर 1 पर हैं सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस वही नाम जिनकी आज़ाद हिंद फौज से अंग्रेज थर थर काँपते थे, जिनकी वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, आपने कई वीडियो में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उनकी लव स्टोरी, उनकी प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे आखिर वो कौन औरत थी जिनके प्यार में सुभाष गिरफ्तार हो गए थे। अंततः उन्होंने उनसे शादी की और उनके साथ रहे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 26 जनवरी 1910 की। ऑस्ट्रिया के एक कैथोलिक परिवार में जन्मी एमिली के पिता को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के यहाँ काम करे, लेकिन जब वे लोग सुभाष से मिलते हैं तो उनके व्यक्तित्व के कायल हुए बिना नहीं रह पाए। जाने माने एकेडमिक विद्वान रुद्रांशु मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए किताब लिखी, नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स। मुखर्जी ने इसमें लिखा कि सुभाष और एमिली ने शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया था कि उनका रिश्ता बेहद मुश्किल होने वाला है। ऐसे में वे एक दूसरे को लिखे खतों में एक दूसरे के लिए जिस संबोधन का इस्तेमाल करते थे, उससे ये जाहिर होता है कि एमिली उन्हें मिस्टर बोस कहा करती थी, लेकिन जब बोस उनसे मिलते थे तो उन्हें पर्ल सेंकल या मिस सेंकल कहा करते थे। ये हकीकत है कि पहचान छुपाकर रहने की बाध्यता और सैनिक संघर्ष में यूरोपीय देशों से मदद मांगने की भागदौड़ करने के चलते सुभाष अपने प्यार भरे रिश्ते को अतिरिक्त सतर्कता बरतते थे। लेकिन एमिली को उनके अंदर कैसा भाव था, इसे उस पत्र के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसे सुभाष चंद्र बोस का लिखा लव लेटर भी आप कह सकते हैं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का ये निजी पत्र पहले तो एमिली को लिखे पत्र के संग्रह में शामिल नहीं था। इस पत्र को एमिली ने खुद शरद चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस को सौंपा था। 5 मार्च 1936 को लिखा ये पत्र इस तरह से शुरू होता है। माय डार्लिंग, समय आने पर हिम पर्वत भी पिघलता है, ऐसा भाव मेरे अंदर अभी है। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, ये बताने के लिए कुछ लिखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। जैसा कि हम एक दूसरे को आपस में कहते हैं, माय डार्लिंग, तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इसमें बोस आगे लिखते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है पूरा जीवन जेल में ही बिताना पड़े, या मुझे गोली मार दी जाए, या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। हो सकता है मैं तुम्हें कभी देख न पाऊं। हो सकता है मैं कभी इस पत्र को लिख न पाऊं। हो सकता है मैं तुमसे कभी मिल न पाऊं, लेकिन भरोसा करो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच और मेरे सपने में रहोगी। अगर इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस एक पत्र के अंत में सुभाष ने लिखा, मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्रेम किया है। पत्र के अंत में सुभाष ने इस पत्र को नष्ट करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन एमिली ने इस पत्र को संभाल कर रखा। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि एमिली के प्यार में सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुके थे। इस बारे में सुभाष चंद्र बोस के घनिष्ठ मित्र और राजनीतिक सहयोगी एशियन नाम्बियार ने सुगत बोस को बताया कि सुभाष एक आइडिया वाले शख्स थे। उनका ध्यान केवल भारत को आज़ादी दिलाने पर था। अगर भटकाव की बात करें तो केवल एक मौका जब उन्हें एमिली से मोहब्बत हुई। वे इनसे बेहद प्यार करते थे और डूबकर मोहब्बत करने जैसा था उनका प्रेम। सुभाष की मनोदशा उस दौरान किस तरह की थी, ये अप्रैल और मई 1937 को एमिली के भेजे एक पत्र से जाहिर होता है। ये पत्र सुभाष चंद्र बोस की मनोदशा उस दौरान कैसी थी, ये एक पत्र से जाहिर होता है। पत्र में वो आगे लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लिखने की सोच रहा था, लेकिन तुम समझ नहीं सकती कि मेरे लिए तुम्हारे बारे में अपने मनोभावों को लिखना कितना मुश्किल होता है। मैं तुम्हें केवल बताना चाहता हूँ कि जैसा मैं पहले था वैसा अब भी हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम हमेशा मेरे साथ हो, तुम मेरी ताकत हो, तुम मेरी शक्ति हो। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि इन महीनों में मैं तुम्हारे लिए कितना दुखी रहा, अकेलापन महसूस किया। केवल एक चीज़ मुझे खुश रख सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या ये संभव होगा। इसके बाद दिन रात मैं इसके बारे में सोच रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर मुझे सही रास्ता दिखाए। दोस्तों, इन पत्रों में जाहिर है अकुलाहट के चलते जब दोनों अगली बार मिले तो सुभाष और एमिली ने आपस में शादी करने का फैसला किया। ये शादी कहाँ हुई? इस बारे में एमिली ने कृष्णा बोस को बताया कि 26 दिसंबर 1937 को उनकी 27वीं जन्मदिन पर यह शादी ऑस्ट्रिया के बादगिस्तान में हुई थी। हालांकि दोनों ने अपनी शादी को गोपनीय रखने का फैसला किया। कृष्णा बोस के अनुसार एमिली ने शादी का दिन बताने के अलावा कोई दूसरी जानकारी शेयर नहीं की। हाँ, अनीता बोस ने यह जरूर बताया कि उनकी मां ने बताया कि शादी के मौके पर उन्होंने आम भारतीय दुल्हनों की तरह मांग पर सिंदूर लगाया था। ये शादी इतनी गोपनीय थी कि इसके बादगिस्तान रहने के दौरान ही उनके भतीजे अमी बोस भी उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें एमिली महज अपने चाचा की सहायक भर लगी थी। इस शादी को गोपनीय रखने की संभावित वजहों के बारे में रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं कि बहुत संभव रहा होगा कि सुभाष इसका असर अपने राजनैतिक कैरियर पर नहीं पड़ने देना चाहते होंगे। किसी विदेशी महिला से शादी की बात आने पर उनकी छवि पर असर पड़ सकता है। रुद्रांशु की इस आशंका को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं और शरद चंद्र बोस सचिव रहते हैं। बहरहाल शरद चंद्र बोस के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस ने सुभाष और एमिली की प्रेम कहानी ए ट्रू लव स्टोरी एमिली एंड सुभाष लिखी है, जिसमें सुभाष और सेंकल के बीच के प्रेम संबंधों का दिलचस्प विवरण मिलता है। सुभाष चंद्र बोस एमिली को प्यार से बाघिनी बुलाते थे। हालांकि इस बात के भी एग्जाम्पल मिलते हैं कि एमिली इंटेलेक्ट के मामले में सुभाष के आसपास भी नहीं थी और सुभाष जब तक इसको जाहिर भी करते थे। सुभाष चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे थे और एमिली उनकी अपेक्षा कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन प्रेम इन सब चीजों में क्या देखता है। कृष्णा बोस के मुताबिक सुभाष चाहते थे कि एमिली भारत के तब के कुछ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए वियना से रिपोर्ट लिखने का काम शुरू करे। सुभाष के कहने पर एमिली ने द हिंदू और मॉडर्न रिव्यू के कुछ लेख भी लिखे थे, लेकिन वे समाचारों के विश्लेषण करने में सहज नहीं थी। सुभाष कई बार उनसे कहा करते थे, तुम्हारा लेख ठीक नहीं था, उसे नहीं छापा गया है। इसकी एक और झलक देखी जा सकती है 12 अगस्त 1937 को, जिसमें एक पत्र में सुभाष एमिली को लिखते हैं कि तुमने भारत के बारे में कुछ किताबें मंगाई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन किताबों में तुम्हें देने का कोई मतलब है। तुम्हारे पास जो किताबें हैं वो भी तुमने नहीं पढ़ी हैं। जब तक तुम गंभीर नहीं होगी तब तक पढ़ने में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं होगी। वियना में तुम्हारे पास कितने ही विषयों की किताबें जमा हो गई हैं, पर मुझे मालूम है तुमने उन सबको पलट कर नहीं देखा। बावजूद इसके हकीकत ये रही कि सुभाष चंद्र बोस और एमिली एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। 1934 से 1945 के बीच दोनों का साथ महज 12 साल का रहा। इसमें भी दोनों साथ में भी 3 साल से कम रह पाए। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और एमिली की प्रेम कहानी की तौर 29 नवंबर 1942 को एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम वे अनीता रखते हैं। इटली के क्रांतिकारी नेता गैरीबाल्डी की ब्राजीली मूल की पत्नी अनीता गैरीबाल्डी के सम्मान में अनीता अपने पति के साथ कई युद्धों में शामिल हुई और उनकी पहचान बहादुर लड़ाका की रही। सुभाष अपनी बेटी को देखने के लिए दिसंबर 1942 में वियना जाते हैं। इसके बाद अपने भाई शरद चंद्र बोस को बंगाली में लिखे खत में अपनी बेटी और की जानकारी देते हैं। इसके बाद सुभाष उस मिशन पर निकल जाते हैं जहां से वो फिर कभी एमिली और अपनी बेटी अनीता के पास कभी लौटकर वापस नहीं आ पाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1945 में विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। हालांकि कई किताबों में इस बात का खंडन किया जा रहा है कि उनका मर्डर हुआ और वो भी रूस चाइना बॉर्डर पे उन्हें किडनैप किया गया, अगवा किया गया और अंग्रेजों ने वहां पर उनकी प्रताड़ना देकर उनकी हत्या कर दी।
कुछ और किताबें भी ऐसी हैं जिनमें ये कहा जाता है कि सुभाष जिंदा बच गए थे और वे भारत के अलग अलग शहरों में रहे, लेकिन चूंकि अंग्रेज सरकार उन्हें ढूंढ रही थी इसलिए वे छुप कर अपना जीवन बिता रहे थे। सच्चाई क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन एमिली सुभाष चंद्र की यादों के सहारे 1996 तक जीवित रहीं। उन्होंने एक छोटे से तार घर में काम करते हुए सुभाष चंद्र बोस की अंतिम निशानी अपनी बेटी अनीता बोस को पाल पोस कर बड़ा कर जर्मनी का मशहूर अर्थशास्त्री बनाया। इस मुश्किल सफर में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के परिवार से किस तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया, इतना ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने जिस गोपनीयता के साथ अपने रिश्ते की भनक दुनिया को नहीं लगने दी, उसकी मर्यादा, उसकी इज्जत, दोनों को एमिली ने पूरी तरह से निभाया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और एमिली एक दूसरे के प्रति बहुत ही सम्मानपूर्वक रवैया रखते थे और वे दोनों कभी भी अपने रिश्तों के बीच में किसी भी प्रकार की दूरियों की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को कभी नज़रअंदाज कर देते थे और हमेशा एक दूसरे को समझते थे। एमिली उनके भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रयासों को भी समझती थी, उनका साथ देती थी, उनकी लड़ाई में उनके साथ चलना चाहती थी। उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने सुभाष की हर बात को माना और अपने रिश्तों को, अपनी चीज़ों को गोपनीय रखा और सुभाष के प्रेम पर पूरा भरोसा दिखाया। उन्होंने कभी ये शक या शिकायत नहीं की कि सुभाष हमको कम समय देते हैं और आज़ादी के आंदोलन में ऐसा लगे हुए हैं। दोस्तों, आज़ाद भारत में एमिली को जो सम्मान मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिल पाया, लेकिन सरकारों को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और एमिली की ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।